गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पूंजी लाभों से आय, नया चैप्टर चालू करेंगे। और यह आय का चौथा शीर्षक है आयकर अधिनियम के अंतर्गत। आयकर अधिनियम की सेक्शन 45(1) के अनुसार पूंजी लाभ पूंजी संपत्ति कैपिटल एसेट्स के हस्तांतरण से होने वाले लाभ को कहा जाता है। और सामान्यतः जिस गत वर्ष में पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण होता है उसी गत वर्ष में पूंजी लाभ कर योग्य होता है। तो कहने का मतलब है कि पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से जो लाभ होगा वो पूंजी लाभ होगा। और पूंजी संपत्ति में अब कुछ और संपत्तियों को भी शामिल किया गया है, जिसमें आता है बीमा कंपनी से प्राप्त राशि। यानी किसी पूंजी संपत्ति के किसी कारणवश नष्ट होने पर या क्षतिग्रस्त होने पर इंश्योरेंस कंपनी से अगर कोई क्लेम की राशि मिलती है या कोई संपत्ति प्राप्त होती है, तो जिस वर्ष वो क्लेम की राशि मिलेगी यानी दावे की राशि मिलेगी या उसके बदले में कोई संपत्ति मिलेगी, तो उस वर्ष उस पर पूंजी लाभ की गणना की जाएगी। अब कारण हो सकता है कि बाढ़, तूफान, भूचाल या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा के कारण कोई संपत्ति जो कि करदाता ने इंश्योरेंस जिसका करवा रखा था वो संपत्ति नष्ट हो गई या क्षतिग्रस्त हो गई, या दंगे और नागरिक अशांति के कारण ऐसा कुछ हुआ, या किसी दुर्घटनावश आग लगने या विस्फोट होने के कारण, या किसी शत्रु देश की कार्यवाही चाहे युद्ध घोषित हो या नहीं हो की कार्यवाही के कारण अगर करदाता की कोई पूंजी संपत्ति नष्ट हो जाती है और उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी से अगर कोई राशि मिलती है, तो जिस वर्ष ये आय प्राप्त होगी, जिस गत वर्ष में वो राशि मिलेगी, उस गत वर्ष में उस प्राप्त राशि पर पूंजी लाभ की गणना की जाएगी। नेक्स्ट है कंपनी के समापन पर प्राप्त राशि। किसी कंपनी के समापन पर अंशधारियों को अंशों के बदले में जो भी राशि मिलती है उसमें से गर्भित लाभांश की राशि को घटा दिया जाएगा और शेष राशि पूंजी लाभ मानी जाएगी। यानी अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है और किसी करदाता के पास उस कंपनी के शेयर हैं और वो कंपनी उन अंशों के बदले में उस व्यक्ति को अगर कोई राशि देती है, तो उस राशि में से जितना नॉशनल डिविडेंड है वो राशि तो घटा दी जाएगी और बाकी राशि पूंजी लाभ के रूप में कर योग्य होगी, उसे पूंजी लाभ माना जाएगा। थर्ड है कंपनी द्वारा अपने अंश क्रय करने पर अंशधारियों द्वारा प्राप्त राशि। यानी यदि कोई कंपनी अपने स्वयं के अंश मार्केट से वापस या प्रतिभूतियाँ मार्केट से वापस खरीद रही है, तो अंशधारकों को कंपनी पैसा लौटाएगी। तो अंशधारकों या प्रतिभूति के धारकों को ऐसे अंश और प्रतिभूतियों को बेचने पर जो भी राशि प्राप्त होगी उस प्रतिफल से होने वाला लाभ पूंजी लाभ कहलाएगा अंशधारी के लिए। कर का आधार है गत वर्ष में किसी भी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से हुआ लाभ या फायदा आयकर में कर योग्य है, बशर्ते कि वह आयकर अधिनियम में कर मुक्त ना हो। अब हमें देखना है कि पूंजी लाभ के रूप में आय को कर योग्य कराने के लिए कुछ शर्तें हैं, उनको पूरा होना ज़रूरी है। पहली शर्त यह है कि पूंजी संपत्ति का होना, यानी करदाता के पास कोई पूंजी संपत्ति हो। दूसरा है गत वर्ष में उस पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण किया जाए और उस संपत्ति के हस्तांतरण से लाभ होना चाहिए, और जो लाभ हो वह लाभ सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA और 54GB के अंतर्गत कर मुक्त नहीं होना चाहिए। तो अगर ये शर्तें पूरी होती हैं तो फिर उस संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला पूंजी लाभ करदाता के लिए कर योग्य होगा। अब पूंजीगत संपत्ति का मतलब क्या है, यानी मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट। तो पूंजी लाभ की उत्पत्ति पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर ही होती है, इसलिए ये समझना जरूरी है कि पूंजी संपत्ति हम किसे लेंगे या कौन कौन सी संपत्तियाँ पूंजी संपत्ति के रूप में मानी जाएंगी। तो पूंजी संपत्ति को आयकर अधिनियम के सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में परिभाषित किया है, और पूंजी संपत्ति में सभी प्रकार की संपत्तियां शामिल हैं, चाहे वे करदाता के व्यापार अथवा पेशे से संबंधित हो या न हो। इस प्रकार पूंजी संपत्ति में चल अथवा अचल, व्यापारिक अथवा गैर व्यापारिक सभी प्रकार की संपत्तियां शामिल हैं। इसमें वे प्रतिभूतियां भी शामिल हैं जिन्हें विदेशी विनियोग संस्थान फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भारतीय प्रतिभूति विनिमय मंडल सेबी के नियमानुसार क्रय की है।
लेकिन आयकर अधिनियम की धारा 2 उपधारा 14 में कुछ संपत्तियों को पूंजी संपत्ति नहीं माना गया है। यानी उन संपत्तियों का अगर हस्तांतरण होता है तो उनसे होने वाला लाभ पूंजी लाभ शीर्षक में कर योग्य नहीं होगा। तो ऐसी कौन सी संपत्तियां हैं जो पूंजी संपत्ति नहीं मानी गई हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं संपत्तियां जिन्हें पूंजीगत संपत्ति नहीं माना गया है। व्यापारिक स्टॉक पहला आता है। व्यापारिक स्टॉक व्यापार अथवा पेशे से संबंधित सामग्री, उपभोग के स्टोर्स, अर्धनिर्मित माल, निर्मित माल का स्टॉक, ये सब व्यापारिक स्टॉक है। और व्यापारिक स्टॉक को पूंजी संपत्ति में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इनके विक्रय से होने वाला लाभ व्यापार अथवा पेशे से लाभ शीर्षक में कर योग्य होता है, इसलिए ये पूंजी संपत्ति की श्रेणी में नहीं आते हैं। यानी जिस चीज़ का करदाता व्यवसाय कर रहा है उसी वस्तु को अगर वो बेचता है तो उससे होने वाला लाभ पूंजी लाभ नहीं है और न ही वो पूंजी संपत्ति में शामिल होगा। निजी प्रयोग की चल संपत्तियाँ। इनकम टैक्स एक्ट में कुछ निजी प्रयोग की संपत्तियों को पूंजी संपत्ति की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है, जैसे करदाता के पहनने के कपड़े, फर्नीचर, परिवार के सदस्यों की उपभोग की वस्तुएं या घरेलू संपत्तियां, चल संपत्तियां जैसे घड़ी, टेलीविज़न, स्कूटर, कार, अलमारी, पलंग, सोफ़ा, कुकिंग रेंज, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ये सब निजी उपयोग की संपत्तियां, चल संपत्तियां हैं और इन्हें पूंजी संपत्ति नहीं माना गया है। लेकिन जेवर को पूंजी संपत्ति में यानी आभूषणों को पूंजी संपत्ति में शामिल किया गया है। तो इसका अपवाद है कि निजी उपयोग के हैं, यानी जेवर पूंजी संपत्ति माने जाते हैं। और जेवर में किस किस को शामिल किया गया है? सोना, चांदी, प्लेटिनम या अन्य किसी मूल्यवान धातु या उनके मिश्रण से बने हुए आभूषण, चाहे इनमें कोई मूल्यवान पत्थर जैसे नीलम, हीरा लगा हो या नहीं लगा हो। यदि ये पहनने के वस्त्रों में भी लगे हुए हैं तब भी पूंजी संपत्ति होंगे। यानी जितने भी जेवर हैं वो सब पूंजी संपत्ति की श्रेणी में शामिल किए जाएंगे। तो पूंजी संपत्ति की श्रेणी में तब उनको बेचा जाएगा तो उनसे होने वाला लाभ पूंजी लाभ होगा। मूल्यवान तथा अर्धमूल्यवान पत्थर, चाहे वे किसी फर्नीचर, बर्तन या किसी अन्य चीज़ के साथ जुड़े हों या नहीं, किसी पहनने के वस्त्र के साथ सिले हुए हों या नहीं, प्रत्येक स्थिति में वो पूंजी संपत्ति माने जाएंगे। तो जेवर पूंजी संपत्ति है। फिर नेक्स्ट है प्राचीन वस्तुओं का संग्रह। प्राचीन वस्तुएं जैसे कोई ड्राइंग, कोई पेंटिंग या कोई मूर्तियां हैं या अन्य कोई कला का कार्य है, असेसमेंट ईयर 2008-9 से इन्हें पूंजी संपत्ति की श्रेणी में शामिल किया गया है, इसलिए इनके हस्तांतरण से होने वाला लाभ भी पूंजी लाभ माना जाएगा। अब आता है भारत के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि। यानी भारत के ग्रामीण क्षेत्र में अगर रूरल एरिया में अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो वो पूंजी संपत्ति नहीं मानी जाएगी। यानी उसको पूंजी संपत्ति की परिभाषा से अलग रखा गया है, जिससे ग्रामीण किसान को कृषि भूमि को खरीदने और बेचने में परेशानी न हो। लेकिन शहरी क्षेत्र में या कस्बे में स्थित कृषि भूमि को पूंजी संपत्ति माना गया है। तो निम्नलिखित कृषि भूमि पूंजी संपत्ति मानी जाती है और इसके हस्तांतरण से होने वाला पूंजी लाभ कर योग्य होता है। जैसे भारत में स्थित कृषि भूमि यदि 10,000 या अधिक आबादी पिछली जनगणना के आधार पर वाली नगरपालिका या छावनी बोर्ड के क्षेत्र में स्थित है तो वो कृषि भूमि अगर बेची जाती है तो उससे होने वाला लाभ पूंजी लाभ शीर्षक में कर योग्य होगा, क्योंकि उसको ग्रामीण क्षेत्र में नहीं माना गया है, शहरी क्षेत्र में हो गया वो। नेक्स्ट है यदि भूमि निम्नलिखित स्थानीय सीमाओं के अंदर स्थित हो। नगरपालिका या कंटोनमेंट बोर्ड की स्थानीय सीमा से 2 किलोमीटर के अंदर स्थित हो और उस क्षेत्र की जनसंख्या 10,000 से अधिक लेकिन 1 लाख से अधिक नहीं है तो वो भी भूमि। नेक्स्ट है नगरपालिका या कंटोनमेंट बोर्ड की स्थानीय सीमा में 6 किलोमीटर के अंदर स्थित हो और उस क्षेत्र की जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो परंतु 10 लाख से अधिक ना हो। या नगरपालिका या कंटोनमेंट बोर्ड की स्थानीय सीमा से 8 किलोमीटर के अंदर स्थित हो और उस क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। तो अगर ऐसा है तो उस कृषि भूमि को पूंजी संपत्ति माना जाएगा और उसको अगर बेचा जाता है तो उससे होने वाला लाभ पूंजी लाभ शीर्षक में कर योग्य होगा। नेक्स्ट है स्वर्ण बॉन्ड और विशेष धारक बॉन्ड। तो केंद्रीय सरकार समय समय पर कुछ गोल्ड बॉन्ड्स इशू करती है और उन गोल्ड बॉन्ड्स को पूंजी संपत्ति नहीं माना जाता है। तो ये गोल्ड बॉन्ड शुरू में जैसे 6.5% गोल्ड बॉन्ड 1977, 7% गोल्ड बॉन्ड 1980,
राष्ट्रीय सुरक्षा स्वर्ण बॉन्ड, तो ये 5 बॉन्ड तो ऐसे हैं जिनका कि टाइम अब ख़त्म हो चुका है, मैच्योर हो चुके हैं इनका। लेकिन अब जो चल रहा है वो है स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 2015 के अंतर्गत निर्गमित प्रमाण पत्र। तो इनको पूंजी संपत्ति नहीं माना गया है और इनके हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूंजी लाभ शीर्षक में कर योग्य नहीं होगा। तो शुरू के जो 1 से 5 तक के बॉन्ड्स हैं ये वर्तमान में इनका शोधन हो चुका है, इसलिए इन बॉन्ड्स का कोई महत्व नहीं है। अब केवल 6th पॉला जिसमें स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 2015 के अंतर्गत चालू की गई है, इसे ही शामिल करेंगे और पूंजी संपत्ति इसको नहीं माना जाएगा और इसके हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूंजी लाभ शीर्षक में कर योग्य नहीं होगा। अब हम लेते हैं संपत्तियां जिन्हें पूंजी संपत्ति माना गया है, यानी कुछ संपत्तियां ऐसी हैं उनको पूंजी संपत्ति माना गया है, वे चाहे अचल हो, चल हो, दृश्य हो या अदृश्य हो, उन्हें पूंजी संपत्ति में शामिल किया जाएगा। तो पहला आता है शहरी क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि। अगर किसी के पास शहरी क्षेत्र में कोई कृषि भूमि है तो वो पूंजी संपत्ति मानी जाएगी। कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य सभी उपयोग की भूमि, यानी कृषि भूमि के एग्रीकल्चर लैंड के अलावा और अन्य उपयोग में आने वाली अगर भूमि है तो वो भी पूंजी संपत्ति है। भवन, जो बिल्डिंग है तो पूंजी संपत्ति है। व्यापारिक उपयोग की समस्त संपत्तियाँ, व्यापारिक उपयोग की जो भी संपत्तियाँ हैं वो पूंजी संपत्ति हैं, लेकिन व्यापारिक स्टॉक को पूंजी संपत्ति में शामिल नहीं किया गया है। बहुमूल्य धातुएं, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब चाहे ये धातु के रूप में वैसे रखी गई हो, चाहे वो जेवर के रूप में रखी गई हो, इनको हस्तांतरण, इनको बेचने से होने वाला लाभ पूंजी लाभ शीर्षक में कर योग्य होगा। बहुमूल्य पत्थर, हीरा, पन्ना, नीलम, ये इस तरीके के जो प्रीशियस स्टोन है, इनको बेचने से होने वाला लाभ पूंजी लाभ शीर्षक में कर योग्य है। बहुमूल्य धातुओं से बने आभूषण, बर्तन, ये सब पूंजी संपत्ति हैं। अब आता है इंटेंजिबल एसेट्स, अदृश्य संपत्तियाँ, जिसमें व्यापार की ख्याति, कंपनी के अंश क्रय का अधिकार, मार्गों के परमिट, किराएदारी अधिकार, प्रबंध अधिकार, वस्तु निर्माण का अधिकार, खान संबंधी अधिकार, कृत संपत्ति अधिकार यानी कॉपीराइट रॉयल्टी, व्यापारिक नाम उपयोग का अधिकार, साझेदारी फर्म में साझी का हिस्सा, ये सब अदृश्य संपत्तियां हैं लेकिन इनको पूंजी संपत्ति की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो इनके हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूंजी लाभ होगा। प्राचीन वस्तुओं का संग्रह, चित्रकारी, मूर्तियाँ या अन्य कलाकृतियाँ, ये सब, ये 9 संपत्तियाँ हैं जिनको पूंजी संपत्ति की श्रेणी में शामिल किया गया है। अब व्यापार की ख्याति को पूंजी संपत्ति माना गया है, लेकिन पेशे की ख्याति को पूंजी संपत्ति की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। तो यदि करदाता उक्त वस्तुओं का व्यापार करता है तो उसे पूंजी संपत्ति नहीं माना जाएगा, उसे व्यापारिक स्टॉक माना जाएगा और उस पर पूंजी लाभ शीर्षक में कर नहीं लगेगा। तो ये पूंजी संपत्तियां हैं, तो हमें ध्यान रखनी है कि किस संपत्ति को पूंजी संपत्ति माना गया है और किस संपत्ति को पूंजी संपत्ति नहीं माना गया।